दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन फोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है और उसको कहां से डाउनलोड करना है, इसको हम वीडियो के एंड में जानेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आप जिस भी स्टेट से हैं आपको उस स्टेट का नाम टाइप कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर यूपी को टाइप कर देता हूँ, बट आप जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी स्टेट का सेम रहेगा, तो आप इस वीडियो को देखकर भी अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी edistrict.up.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर टॉप पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर माउस का कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, सिटीजन लॉगिन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आएंगे यहाँ पर टॉप पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नवीन उपभोक्ता पंजीकरण का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन आईडी का। तो यहाँ पर आपको अपनी एक लॉगिन आईडी बना लेनी है। लॉगिन आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि आपका नाम और उसके आगे 1 2 3 इस टाइप से आप कुछ भी आईडी बना सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी यूजर आईडी में 6 से 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई लॉगिन आईडी बना लेंगे। यूजर आईडी टाइप करने के बाद आपको राइट साइड में आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपने जो लॉगिन आईडी बनाई है वो अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है। यदि आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ये वाला मैसेज शो करेगा, इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः प्रयास करें। तो आपको दोबारा से लॉगिन आईडी बनानी होगी। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो आपने लॉगिन आईडी बनाई है उसमें आपको चेंजेस करेंगे। इसके बाद आप दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि इस बार आपने यूनिक लॉगिन आईडी बनाई होगी तो आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा, यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। तो आप इस बार ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस कैलेंडर की हेल्प से आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ईयर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी मंथ है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आप पुरुष या महिला जो भी है उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एड्रेस का, तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपका जो भी जिला है उसको आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड फिल करना होगा। जो आपको ये कैप्चा कोड दे रखा है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आप इसको रीड नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके अपने कैप्चा कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा, पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो इसके बाद अब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका दोबारा से होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर कर देना है। यूजर नेम आपको वो एंटर करना है जो भी अभी आपने बनाया है, तो आप उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड एंटर कर देना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका यूजर नेम शो करेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक दो स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इसमें कुछ नंबर भी होने चाहिए। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन से एक नया पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड बदले पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पर मैसेज भी शो करेगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का। इसके बाद आप वापस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप दोबारा से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आप दोबारा से राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी टाइप कर देनी है जो आपने बनाई थी। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अभी अभी बनाया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कई सारी सरकारी सेवाएं दिखाई देंगी। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आना होगा आवेदन पत्र वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जाति प्रमाण पत्र हिंदी का और जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश का। तो यदि आप स्टेट का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको हिंदी को सिलेक्ट करना होगा, और यदि आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको इंग्लिश को सिलेक्ट करना होगा। तो आज हम स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जाति प्रमाण पत्र हिंदी को। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड एंटर कर देना है। यदि आप कैप्चा कोड को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिखाई देगा, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, तो आपको इसको फिल करना होगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं या फिर नगरीय क्षेत्र के, तो हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप नगरीय हैं तो आप यहाँ पर नगरीय पर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर आधार से ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है। सिंपली आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पिता पति का नाम पूछ रहा है, तो यदि आप मैरिड हैं तो उस केस में आप पति को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अनमैरिड हैं या फिर आप मेल हैं तो उस केस में आप पिता को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप फादर का नेम टाइप कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे आपका वर्तमान पता पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोहल्ला, पोस्ट जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपकी जो जनपद है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होकर आ गई है। सीधे आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे तहसील सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो आपको तहसील सिलेक्ट करनी होगी। तहसील सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी तहसील लगती है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपका ग्राम पूछ रहा है, तो जो भी आपका ग्राम है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ग्राम फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके ग्राम लगते हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो आपका जो भी ग्राम लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। यदि दोनों अलग अलग हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है, और यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। जो भी आपका हाउस नंबर है, ब्लॉक नंबर है, एरिया, स्ट्रीट है, वो सब आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे जाति पूछ रहा है, तो जाति फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर पिछड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर एससी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर अनुसूचित जाति को सिलेक्ट कर लेंगे, और यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पिछड़ी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर उपजाति को सिलेक्ट करना होगा। उपजाति को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जितनी भी जातियां हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो आप जिस भी जाति में आते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछ रहा है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं। तो जो भी आपका रीजन है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो इस तरीके से आपका जो भी रीजन है उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या इससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यदि हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और उसका जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 100 केबी तक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 50 केबी तक होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उनका मैक्सिमम साइज जो होना चाहिए वो 100 केबी तक होना चाहिए, और जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 50 केबी तक होना चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट को कैसे रिड्यूस करना है इस पर एक मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, उसका लिंक दोस्तों आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच करके अपनी फोटो और डॉक्यूमेंट का साइज कम कर सकते हैं। तो फोटो को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं।
या तो आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपके आधार कार्ड में फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आप अपनी आधार वाली फोटो को अपलोड नहीं करना चाहते हैं और किसी और फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करके इसके बाद जहां पर भी आपने अपनी फोटो रखी है वहां से आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। दूसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप दोबारा से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा है वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप दोबारा से अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तीसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब की बार यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करके जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन मिल जाएगा अन्य का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अन्य पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैंक ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर टाइप कर देंगे आधार, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आधार कार्ड। इसके बाद आप दोबारा से चूज फाइल पर क्लिक करके जहां पर भी आपने अपना आधार कार्ड रखा है वहां से आप अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी और डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहते हैं जैसे कि 10th की मार्कशीट या फिर वोटर कार्ड को, तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 10th मार्कशीट। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आप 10th की मार्कशीट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद जो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो करेगा। साथ ही आपको यहाँ पर एक आवेदन संख्या भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यदि आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सभी लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है या नहीं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो प्रिंट पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके अपने पास रख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद अब आपको 15 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होगी। फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेवा शुल्क भुगतान का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। यदि आपकी पेमेंट किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाती है या फिर आपका पोर्टल किसी वजह से बंद हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे राइट साइड में और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कुल लंबित आवेदन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर जिस भी प्रमाण पत्र को आपने अप्लाई किया होगा उसका आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो करेगा। तो सिंपली आपको उस एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई। तो जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और मेक पेमेंट फॉर 15 रुपीज पर क्लिक करेंगे। 15 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करने के बाद आपकी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इसको आपको सेव करके अपने पास रख लेना है। यदि पेमेंट करने के बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है और आपका पोर्टल क्लोज हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप दोबारा से आएंगे राइट साइड में और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कुल लंबित आवेदन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस प्रमाण पत्र को आपने अप्लाई किया था सिंपली आपको उस एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे आपकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। यदि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको आना होगा होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आवेदन की स्थिति का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। एक बार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद
उसको कैसे डाउनलोड करना है आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन निस्तारित आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो हम यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कास्ट को सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करके अपने कास्ट सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे पर जाकर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।